हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक और कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सच्चाई क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करें। आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत देता है, मुझे सुकून देता है कि कोई है जो मुझे भी सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे एहसास दिलाता है कि मुझे अगली वीडियो और अच्छे से बनानी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। उस साल नए सेशन के साथ मेरी माँ का ट्रांसफ़र हो गया। दिल्ली के रौनक भरे मोहल्ले से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, नैनीताल के बगल में भोवाली शहर चुटकियों जितना छोटा था। सड़कों पर धुआं नहीं, हवा में ठंडी सी महक और लोगों के चेहरों पर सुकून। मैं तब 12वीं में था। शुरू शुरू में उदास रहता, पर फिर समझ आया कि ज़िंदगी में बदलाव कितना ज़रूरी है। उस दौर में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। फ़ोटो स्टूडियो हर गली गली में हुआ करते थे, जहाँ नए पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाने के लिए और कॉलेज के लड़के लड़कियां अक्सर तस्वीरें खिंचवाने के लिए आया करते थे। उसी स्टूडियो में मुझे पहली बार मिला था आरिफ। लंबा, पतला, हमेशा कैमरे के बगल में खड़ा, जिस्म पर थोड़ी साफ सुथरी पर पुरानी जीन्स, आँखों में कुछ अजनबी सा सुकून। आरिफ फ़ोटो स्टूडियो में काम नहीं करता था, वो वहाँ सिर्फ डीलर नहीं था। कैमरा चलाते वक्त उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती थी, जैसे वो जब भी कोई तस्वीर खींच रहा हो, उसके अंदर घुस कर उस चीज़ को महसूस कर रहा हो। मैं माँ के कहने पर पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया था। आरिफ ने लेंस के पीछे से कह दिया, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। तो मेरी आंखों के सामने बस उसकी मुस्कुराहट रह गई। तस्वीर तो बन गई, मगर दिल में एक छोटी सी हरारत पैदा हो गई। ऊंची पहाड़ियों के बीच कहीं एक महसूस होने वाली खामोशी जैसी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये क्या है, पर एक हरारत सी हुई थी दिल में। 3 दिन बाद वही चेहरा गेमिंग पार्लर में मिल गया। उस वक्त पार्लर नया नया खुला था। टीन के शटर पर लिखा था सुपर मारियो वर्ल्ड। आरिफ वहाँ अक्सर आया करता था, कभी खिलौने की तरह जॉयस्टिक संभालता, कभी हंसते हुए मुझे गेम के टिप्स बता देता। पहली दफ़ा हम दोनों ने यहीं पे ठीक से बात की थी। कब हमारा दिन आधे घंटे से शाम तक निकल जाता पता ही नहीं चलता। फिर हाल दिल बदलने लगे। कहीं मार्केट के सामने मिलना, कभी कोचिंग जाते हुए रास्ते पर एक दूसरे का इंतज़ार करना। मुझे तब पता चला कि आरिफ उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहता है जहाँ मेरी कोचिंग होती थी। दोपहर के बाद जब धूप खिड़की से अंदर गिरती तो उसकी झलक मेरे नोट्स पर पड़ती थी। बातें भरने लगी, पहले गेमिंग, फिर ज़िंदगी। आरिफ बताता कि उसके अब्बा मर चुके हैं और उसकी माँ के साथ ही ज़िंदगी गुजर रही है। मैं भी माँ के ट्रांसफ़र के चक्कर में नए नए शहरों में सफ़र करता रहता था। हम दोनों को समझ आता था क्या होता है जब ज़िंदगी में पिता की कमी हो। धीरे धीरे उस फ़ोटो स्टूडियो के लेंसों के पीछे हम दोनों के जज्बात की तस्वीरें बनने लगी। पहले दोस्ती, फिर खामोशी, फिर छुपा हुआ इश्क, जो कहना, बताना, जताना मुश्किल था पर महसूस होता था। जब उसका हाथ किसी फ़ोटो पर मेरे हाथ से छू जाता, या जब वो कहता कि थोड़ा सा मुस्कुराया करो, हम दोनों महसूस कर पाते कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है, तूफ़ान से भी ज़्यादा। एक दिन बरसात हुई, स्टूडियो बंद था। हम दोनों रोड के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे। पहाड़ों के ऊपर से बादल यूँ गिर रहे थे जैसे यादें। उसने पूछा, तुम्हें कभी दिल्ली याद नहीं आती? मैंने कहा, आती है,
पर अब वहाँ जाने का मन नहीं करता। शायद किसी वजह से तो वो मुस्कुरा दिया। उस बरसात में कोई बात थी, कोई एहसास था जो हम बयां नहीं कर सकते। ना उसने मोहब्बत का इजहार किया, ना मैंने, मगर सब कुछ कह दिया हमारी आंखों ने। माँ के ट्रांसफ़र पेपर उस वक्त आने वाले थे, पर गुड बाइज़ के लिए वक्त नहीं बचा। जब आरिफ के घर पर आवाज़ उठ गई, किसी पड़ोसी ने कह दिया था कि हम दोनों अक्सर मिलते हैं, और उसकी माँ ने दुनिया की सारी बेचैनी उसके चेहरे पर उतार दी। तुम्हारा ये रास्ता गलत है आरिफ। आरिफ कुछ कह नहीं पाया। एक हफ्ते बाद मैं और मेरी माँ वहाँ से चले गए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक बार आरिफ से बात कर पाऊँ, पर उसकी माँ ने उसे इजाज़त नहीं दी। और वो दुनिया में किसी के भी खिलाफ जा सकता था, अपनी माँ के नहीं। छोटी जगहों के प्यार ऐसे ही टूट जाते हैं, जैसे कच्चे कांच से बने सपने। ना हम जंजीरें तोड़ सके, ना हम अपनी यादें संभाल सके। 10 साल बीत गए, फिर दिल्ली आ गया था। डिग्री पूरी की, नौकरी मिल गई, ज़िंदगी ने अपना दौर बदल लिया। मगर दिल उस पहाड़ी स्टूडियो के किसी कोने में अटका रह गया। एक दिन नानी के घर जाते हुए नैनीताल के रास्ते से गुज़रा, तो सोचा भवाली होकर निकलूं। शहर बदल गया था, पर उस पुराने मार्केट के एक कोने में वही फ़ोटो स्टूडियो था। अब गेट पर डिजिटल प्रिंट्स और इंस्टेंट फ़ोटोज़ लिखा था। मुझे लगा आरिफ भी मिल जाएगा, मगर उसकी जगह एक और लड़का रखा था उन्होंने। उसने बताया कि पहले यहाँ आरिफ काम करता था। 3 साल पहले उन्होंने। मैं रुका नहीं, बोला नहीं, पर सुना सब कुछ। उसने कहा उन्होंने शादी के बाद कुछ महीने तक काम किया, फिर सुसाइड कर लिया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तस्वीर गिर गई मेरे हाथ से, एक पुरानी फ़ोटो जिसमें हम दोनों गेमिंग पार्लर पे गेम खेल रहे थे। पहाड़ी हवा ने उस तस्वीर को उड़ा दिया। मैं देखता रहा उस तस्वीर को हवा में उड़ते हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम दोनों सपने में उड़ा करते थे। तस्वीर के नीचे लिखा था आरिफ और राहिल, 2003। उस दिन के बाद मुझे ये समझ आया, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में पिक्चर की तरह आते हैं, फिर उनके रंग कभी फीके नहीं पड़ते। तस्वीर पुरानी हो सकती है, पर जज्बात हमेशा धूप की तरह चमकते हैं। आरिफ कभी गया नहीं, वो अब भी उसी स्टूडियो के शीशे में कैमरे के लेंस के पीछे ज़िंदा है। और हर बार जब कोई मुस्कुराता है तो उसकी आंखों में वो चमक वापस आ जाती है। और मैं अब भी कभी कभी उसी फ़ोटो स्टूडियो के सामने रुक जाता हूँ, शायद इस उम्मीद में कि कहीं किसी फ्रेम के अंदर उसका चेहरा नज़र आ जाए। साल बीत गए, मगर आरिफ के जाने के बाद राहिल के दिल से कभी नहीं गया वो गम। हर नई शाम उस पुरानी तस्वीर के साथ गुजरती। गेमिंग पार्लर के बाहर की वो एक मुस्कुराहट, हल्की सी धुंध में लिपटी हुई याद, जो अब एक पुरानी फाइल के नीचे किसी हिस्से में सिमटी हुई है। कभी कभी हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि हम उनसे क्यों मिले। पर मेरा दावा ये है कि हर इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने की कोई ना कोई वजह होती है, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। जब उनका वक्त पूरा हो जाए तो आप कुछ भी कर ले, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। और इस सच के साथ हमें जीना पड़ता है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मान लीजिए ये हमारी ज़िंदगी यादों का एग्जीबिशन है, तो ऐसी ही यादों में जुड़े रहने के लिए अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका एक कमेंट मुझे हिम्मत देता है। सी आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर योर मनी गाइज, यू कैन डू इट फॉर फ्री। और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इस चैनल को आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @हाय कहानी वाली 12 पर। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगली वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिए।